हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि उनमें आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए। अभी मैंने वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर कंप्लीट किया वो आरबीएसई का जो रिवाइज्ड कोर्स था, संशोधित पाठ्यक्रम जो था, उसके हिसाब से मैंने करवाया। उसमें 2 टॉपिक रह गए हमारे, एक तो आइसोमेरिज्म और एक इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो मैं उसमें जैसे ही समय मिलेगा तो मैं उसमें जोड़ दूंगा ताकि वो दूसरे बोर्ड सीबीएसई और अन्य बोर्ड के बच्चों के काम में आ सके। लेकिन राजस्थान बोर्ड वालों के जितना भी कोर्स में था वो मैंने उसमें कंप्लीट कर दिया है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये आइसोमेरिज्म और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, मैं उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दूंगा। तो आज का जो चैप्टर 8 हम शुरू कर रहे हैं ये है डी और एफ ब्लॉक तत्व। डी और एफ ब्लॉक तत्व मैंने इसलिए चुना इस चैप्टर को अभी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अप्रैल तक होंगे, तब तक हमको कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करनी है। ये ऐसा चैप्टर है जो छोटा है और 4 नंबर का है। जिस हिसाब से इसका स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी कम है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि ये चैप्टर ऐसा है कि इजीली लर्न होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, आप इसको भूलेंगे नहीं और आपका चिर परिचित है ना। तो आवर्त सारणी आपने देखी होगी। आवर्त सारणी को सुविधाओं की दृष्टि से 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है, जिस कक्षक में जाता है, उस हिसाब से उन ब्लॉक्स को बांटा गया है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने देखे थे 11th में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने इसी कक्षा 12 के 7th लेसन में हम देखेंगे, 7वें पाठ में, लेसन 7 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें 6 वर्ग हैं, 6 के 6 वर्ग हम देखेंगे। और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने, कुछ वर्ग पी ब्लॉक के कुछ वर्ग हमने क्लास 11th में भी देखे थे। तो हम टॉपिक पर आते हैं, आज के इस भाग पर आते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसमें भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले देखेंगे। तो आज के इस भाग में हम इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का इस चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? वे एलिमेंट्स, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है। सिंपल, कुछ अपने को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो परिचय आपको समझ में आ गया। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा होगा 11th में। तो जैसे ही 4s के बाद 3d शुरू होता है, 5s के बाद 4d शुरू होता है, तो ये 6s के बाद 5d शुरू होता है और 7s के बाद 6d शुरू होता है। एक स्तर अंदर होता है डी कक्षक। बाहरी कोश एस जो है वो अगर 5वां है तो डी कक्षक रहेगा 4था। एक स्तर अंदर रहेगा, एक लेवल अंदर रहेगा वो। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। देखिए, अगर हम नीचे, मैंने एक छोटी सी आवर्त सारणी बना रखी है, देखिए आप इसमें। देखिए, ये है एस ब्लॉक तत्व, ये है पी ब्लॉक तत्व। एस और पी के बीच में ये जितने भी हैं, ये जिनको मैंने शो कर रखा है, ये है डी ब्लॉक तत्व। और ये नीचे अलग से रखे गए हैं जो वर्ग 3 से संबंधित हैं, वो हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है। तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है वो एस ब्लॉक के तत्व, पी में जाता है पी कक्षक में वो पी ब्लॉक के तत्व, डी में जाता है वो डी ब्लॉक के तत्व और एफ में जाता है वो एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, तो आपको ये तो पता लग गया। वर्ग 1, 2 तो एस में आते हैं।
वर्ग 3 से वर्ग 12 डी में आते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 के 6 वर्ग 6 ग्रुप्स 6 ग्रुप्स पी ब्लॉक में आते हैं। और नीचे 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, वो एफ ब्लॉक में आती हैं। एफ ब्लॉक वर्ग 13 से संबंधित है। ये देखिए, लेंथेनम के बाद आने वाले लेंथेनाइट और एक्टिनियम के बाद आने वाले एक्टिनाइट। ठीक है, एक मैंने नॉर्मल सी जानकारी आपको बताई। ठीक, एक छोटी सी बात और आपको याद दिला दूँ, 11th में वैसे आपने डिटेल में पढ़ा होगा आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। एस सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, स्मॉल एस। ठीक है ना। तो एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने दे सकते हैं? 2। इसीलिए यहाँ पर 2 कक्षक हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक से रिलेटेड है। चलो पी की बात करते हैं। पी उपकोष में 3 कक्षक रहते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड आपने 11 में देखा होगा, इनकी शेप भी देखी होगी, डम्बलाकार शेप होती है इनकी। ठीक है ना, डम्बलाकार शेप होती है। और ये जो पी ब्लॉक पी उपकोष में 3 कक्षक रहते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर 6 वर्ग, एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी की बात करते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और 5 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 10, क्योंकि एक कक्षक में 2 तो 5 में 10। इसलिए यहाँ पर 10 वर्ग हैं। वर्ग 3 से 12 तक गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वर्ग हैं। ये शो करें कि एक एक करके इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, क्योंकि 5 कक्षक हैं इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पर 10 वर्ग हैं। तो एफ में कितने होंगे? ऑब्वियसली 14, इसलिए 14 एलिमेंट्स भरे जाते हैं। क्योंकि एफ उपकोष में 7 कक्षक रहते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में 14। तो ये नॉर्मल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आवर्त सारणी में इनका स्थान एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या देखा सबसे पहले हमने? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है। दूसरी बात क्या देखी? वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के 10 वर्ग डी ब्लॉक में आते हैं। तीसरी बात क्या है? पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान एस और पी के बीच में है। एस से पी पर जाना है तो इनसे होकर के जाना पड़ेगा। जब भी हम किसी से होकर के जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन, और ये बीच में आ रहे हैं इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर कोई आपको पूछे वाई, क्यों कहा इनको? क्योंकि हमने संक्रमण किया, हमको एस से पी में जाना है तो हमको इनसे गुजरना ही पड़ेगा, गुजरने को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो चूंकि ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित हैं, मध्य में स्थित हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 श्रेणियां हैं। देखिए आपको आवर्त सारणी में भी दिख रही हैं 4 श्रेणियां। 4 श्रेणियां दिख रही है, देखो। ठीक है, तो आप आवर्त सारणी में देखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद जाते ही 4s के बाद जाएगा 3d में। तो सबसे पहली श्रेणी होगी आपकी 3d श्रेणी। 3d 1 से लेके 3d 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और ये श्रेणी में स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए पहली श्रेणी आप 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट 3d श्रेणी में उपस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में जाते हैं, इसलिए इनको 3d सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली जो श्रेणी है उसका नाम है 4d श्रेणी। देखो इसमें 10 एलिमेंट्स है, कितने? 10, सब में 10 एलिमेंट्स ही होंगे डी ब्लॉक में। ठीक है, 4d श्रेणी जो है उसमें भी 10 तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक? इट्रियम से, जिसका परमाणु क्रमांक 39 है, कैडमियम 48 तक। जो नीचे लिख रखा है वो परमाणु क्रमांक है ना। तो देखिए इसमें 39 इट्रियम, 40 जर्कोनियम, 41 नायोबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर और 48 कैडमियम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 5d श्रेणी के ऊपर। इसके जस्ट नीचे जो है तीसरी श्रेणी जो है संक्रमण श्रेणी, उसका नाम है 5d श्रेणी। इसमें इलेक्ट्रॉन 5d में कक्षक में जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान रखिए, इसमें लेंथेनम
से शुरू हो रहा है 57, लेंथेनम 57। उसके बाद 58 से 71 चले जाते हैं एफ ब्लॉक में, 4f कक्षक में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 58 से 71। तो 57 के बाद 58 से 71 चले गए एफ में, और उसके बाद 72 से वापस आए ये, 72 हैफनियम, 73 टेंटेलम, 74 टंगस्टन, 75 रीनियम, 76 ऑस्मियम, 77 इरिडियम, 78 प्लेटिनम, 79 गोल्ड और 80 मरकरी। तो 72 से फिर 80 तक के एलिमेंट्स इसमें आएंगे, टोटल 10 होंगे ये, ठीक है। तो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व एक श्रेणी बनाते हैं जिसको बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एफ कक्षक में भरे जाते हैं, 4f कक्षक में। और लास्ट वाली जो सीरीज है, जो पहले अधूरी थी अब तो लगभग पता लग गए हमको, ये है 6d श्रेणी। कौन सी है? 6d श्रेणी। इस 6d श्रेणी के अंदर एक्टिनियम, ये एक्टिनियम 89, 89 के बाद 90 से 103 के 14 एलिमेंट्स वापस एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, एफ कक्षक में चले जाते हैं, और 5f कक्षक में, ये 5f श्रेणी है। और एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिनाइट श्रेणी या एक्टिनॉन। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं एक्टिनॉन, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉन, और ये एक्टिनॉन, ठीक। तो 90 से 103 यहाँ चले गए, 104 से पुनः यहाँ पर आ गए, 104 रदरफोर्डियम, 105 डबनियम, 106 सिबोर्गियम, 107 बोरियम, 108 हैसियम, 109 मिटनेरियम, 110 डमस्टिशियम, 111 रोंटजिनियम और 112 कॉपरनिशियम। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपको इनके नाम तो लर्न होने ही चाहिए। और एक टेक्निक और बताई थी मैंने आपको, ऊपर से नीचे याद करने की। पहली सीरीज ऊपर याद कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो सीरीज आप याद कर लो। और फिर इसको लेंथ में भी याद कर सकते हो, स्कूटी, यामाहा, लाओ, एसी, टीकम, जरा, हफ्ता, रफ्ता, वीरू की नीप तालाब में डूब गई, करोड़ों मौत वाला सागर, मैंने टैक्सी रिवर में बहा दी, फिर रुकेगी ऑस्ट्रेलिया हंसी, कौन रहेगा इरफान माते, नई पंडिताइन पटना देश की, कुत्ता आगरा उड़ीसा रंगून, जान कैद हो गई कॉपरनिशियम। इसको तो मैंने अलग से याद किया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ को वगैरह को। लेकिन मेरे ख्याल से आप सीधा परमाणु क्रमांक के साथ याद करोगे वो ज़्यादा बेटर है ना। डेली पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये 4 प्रकार की सीरीज रहती है। अंतिम 5D और 6D श्रेणी में तीसरे ग्रुप में लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी भी शामिल है, वो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है हमको, ठीक। तो चारों श्रेणियों के बारे में आपको पता लग गया कि आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 10 एलिमेंट्स इनमें उपस्थित हैं, ये आपको इससे पता लगता है। आगे चलते हैं। अब 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक के बाद में भरे जाते हैं, अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम 3D श्रेणी चतुर्थ आवर्त से शुरू होती है। देखो पहले 4s में भरते हैं, हमने ऑफबो नियम पढ़ा था। ऑफबो का नियम क्या कहता है? जिसकी एनर्जी कम होगी उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। 4s कक्षक की ऊर्जा 3D से कम होती है, इसलिए उसमें पहले भरे जाते हैं, है ना। तो 3D कक्षक मैंने आपको बताया, डी कक्षक हमेशा एक स्तर अंदर होगा, ठीक है। यानी कि अगर 3D श्रेणी चतुर्थ आवर्त से शुरू होगी, 4D श्रेणी पंचम आवर्त से शुरू होगी, 5D श्रेणी छठे आवर्त से शुरू होगी, ठीक है। और 6D श्रेणी 7वें आवर्त से शुरू होगी, ठीक है। 3D कक्षक है तो बाह्यतम कोश कौन सा है? चौथा। 4D कक्षक है, बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 5वीं। 5D कक्षक है छठी, 6D कक्षक है 7वीं। ये बाह्यतम कोश एक स्तर ऊपर होगा। डी कक्षक जो होता है वो एक लेवल अंदर होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और एफ कक्षक 2 स्तर अंदर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सेकंड, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था नॉर्मल कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां सम्मिलित हैं, ये हमने देखा, ठीक। अब हम देख रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
सामान्य अभिलक्षण क्या है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों के सामान्य अभिलक्षण हम देखना शुरू करते हैं। वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक का पूर्ण हो। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है कि क्या डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व सभी डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व कह सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए संक्रमण तत्व अलग हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग हैं। अपन कहेंगे अभी तो अपन उनको ही संक्रमण तत्व कह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन डी ब्लॉक में तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, वे सारे तत्व सम्मिलित होंगे, लेकिन संक्रमण तत्व केवल वही तत्व होंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चाहे हम उदासीन परमाणु का लिखें या उसके किसी आयन का लिखें, उसमें डी कक्षक पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए, अधूरे होने चाहिए। अगर वो अपूर्ण होंगे, अपूर्ण भरे हुए होंगे या मतलब अधूरे होंगे, तो ही हम उनको संक्रमण तत्व कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। ये हमने इसको परिभाषित कर रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। इसलिए मैंने यहाँ कहा कि वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु या आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक पूरा भरा ना हो। ठीक है, तो देखते हैं हम। सामान्यतः सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व है, लेकिन वर्ग 12 के तत्व अंतिम 12वां, देखो आप अभी बताता हूं मैं आपको। ये वाला वर्ग 12वां वर्ग कौन सा है? ये वाला अंतिम डी ब्लॉक का अंतिम वर्ग जो है, इसमें क्या होगा, सारे डी कक्षक भर जाएंगे ना। ठीक है, इसीलिए, और न केवल इस फॉर्म, इनके आयनिक फॉर्म में भी डी कक्षक भरे हुए रहेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एस से निकलेंगे, डी से नहीं निकलेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते चलो। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके परमाणु एवं आयन में डी कक्षक पूरे भरे होते हैं, अपूर्ण नहीं होते, पूरे भरे होते हैं। पूरे भरे होंगे तो संक्रमण तत्व नहीं होगा, पूरे भरे हुए नहीं होंगे तो वो संक्रमण तत्व होगा। तो देखते हैं, देखो सिंपल जिंक का क्या होगा, हम जानते हैं 3d10 4s2 4s2 3d10, और इसके पहले के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने ऑर्गन करके लिख दिया है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक को मैंने कह दिया ऑर्गन। तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में ऑर्गन लिख दिया। और उसके बाद आता है 4s2 3d10, पहले 4s में भरेगा, उसके बाद 3d में भरेगा। ठीक, तो भरते समय तो 4s में पहले भरेगा और 3d में बाद में भरेगा, लेकिन निकलते समय बाह्यतम कोश से निकलेगा। तो जब अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, तो बाह्यतम कोश से त्यागेगा। बाह्यतम कोश कौन सा? 4s। तो Zn+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे। तो देखिए जिंक में भी 3d10 और जिंक+2 में भी 3d10, डी कक्षक पूरे भरे हैं। चलो कैडमियम को देख लेते हैं, 4d10 5s2, कैडमियम+2 में 4d10 और यहाँ पर भी 4d10, डी कक्षक पूरे भरे हैं। एस कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मरकरी की बात करें, 5d10 6s2, 5d10 6s0, तो डी कक्षक पूरे भरे हैं। डी कक्षक में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तो हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में तो जा रहा है, लेकिन चूंकि डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, सारे भरे हुए हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, इनको इस कारण से मैंने यहाँ लिखना भूल गया, वाष्पशील तत्व भी कहा जाता है, वोलेटाइल, है ना, वोलेटाइल होते हैं जितने, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं है तो बंधन थोड़ा कमज़ोर होता है। देखिए आप एटलीस्ट मरकरी तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये स्थिति है। मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में, तो ये कंडीशन है हमारी। अब हम आगे देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। या यूँ पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 12वें के जस्ट पहले वाला जो समूह है, 11 के तत्व, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनमें परमाणु अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, लेकिन इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है। तो ये तत्व संक्रमण तत्व
माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, यहाँ संक्रमण तत्व माने जाते हैं। तो देखिए आप 11वें में कौन कौन से, कॉपर, गोल्ड और मरकरी। आपने देखा होगा कि ये तीनों जो हैं इनमें कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, इन दोनों में देखिए आप कि ऑफबो के नियम का उल्लंघन होता है। और चूंकि अर्धभरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 3d9 की जगह 3d10 हो जाता है, इसको भर देता है पूरा। तो कॉपर का विन्यास क्या हो गया, 3d10 4s1, 3d10 4s1, ठीक है। इसमें डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रकार से सिल्वर का क्या है, 4d10 5s1, डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, समझ में आ गया आपको। तो ये देखिए डी कक्षक इसमें पूरा भरा हुआ है, और हमने क्या कहा था ऊपर कि जिनमें डी कक्षक पूर्ण भरा हो वे संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। तो इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये संक्रमण तत्व माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उदासीन अवस्था में है, लेकिन इनकी आयनिक अवस्था में, जैसे कॉपर +2 में, कॉपर +2 में देखो 3d9 हो गया, एक यहाँ से निकले, दो यहाँ से, एक यहाँ से निकला। इसी प्रकार से सिल्वर +2 में यहाँ पर भी 4d9 हो गया था, अधूरे भर गए यहाँ पर। तो दोनों अवस्थाओं में होना चाहिए, केवल न्यूट्रल या एटॉमिक स्टेट में नहीं, आयोनिक स्टेट में भी डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए, और वैसा ही है यहाँ पर। इसीलिए कॉपर और सिल्वर को आप कहोगे कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होती है, AgCl, AgF, ऐसा नहीं है, AgF2 भी होता है, AgF2, इसके अंदर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ना। तो इन परिस्थितियों के कारण, क्योंकि इनके परमाणविक अवस्था में तो डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, लेकिन आयनिक अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व माना जाता है। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। तो ये आपको पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम जनरलाइज करें, पैलेडियम सहित कहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पैलेडियम एक ऐसा है एलिमेंट एकमात्र जिसमें 5s0 4d10 विन्यास होता है, s में होता ही नहीं है, ये एकमात्र है। बाकी में तो s में, s कक्षक में या तो एक होगा या दो होंगे, क्योंकि s में पहले भरेगा और d में बाद में भरेगा। तो या तो उसमें ऑफबो के नियम का वो उल्लंघन करेगा और अर्धभरे कक्षक और पूर्ण कॉपर की तरह, सिल्वर की तरह एक इलेक्ट्रॉन वो s से ले लेगा। लेकिन पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो s में 0 हो जाता है। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 46, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4s3d 4p 5s0 4d10। तो अगर हम पैलेडियम को भी अकाउंट में लें, क्योंकि पैलेडियम में 5s में 0 है, तो हम कह सकते हैं कि n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। मैंने कहा बाह्यतम कोश अगर n है तो d कक्षक क्या होगा, n-1 है, एक स्तर अंदर। तो n-1d 1 to 10, ns 0 to 2, ये है पैलेडियम को अकाउंट में ले। तो पैलेडियम को नहीं लें अगर, तो n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, क्योंकि बाकी सब में तो s कक्षक में या तो एक रहता है या दो रहते हैं, 0 कभी नहीं होता, केवल पैलेडियम में होता है, ठीक है। इसलिए पैलेडियम सहित और पैलेडियम रहित, ये दो प्रकार के विन्यास हम लिख सकते हैं, ठीक। और ये सभी के सभी मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी धातु हैं, इसलिए ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर अगर सिल्वर के बनाए जाएँ तो कभी बिजली की कमी ही नहीं हो, 24 घंटे बिजली आए, इतने अच्छे ये कंडक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? हमारी बेईमानी, हमारा भ्रष्टाचार, हमारा कैरेक्टर
आप सोचिए अगर सारे वायर चांदी के अगर लगा दिए जाएँ तो कोई रहने देगा क्या? यहाँ पर तो एक डब्बा तक नहीं रहने देते लोग। कई लोग तो जालियाँ निकाल के ले जाते हैं रोड की, लोहे की, कि और बेच के न कमाएंगे यूँ। ये स्थिति है हमारे यहाँ। तो इसलिए कहते हैं ना, एजुकेशन से पहले कैरेक्टर निर्माण बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर अगर सही है तो दुनिया अच्छी चलेगी। कैरेक्टर ही बिगड़ा हुआ है तो सब जगह उपद्रव ही उपद्रव होगा। तो सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, इसीलिए इसका बहुत सी युक्तियों में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी उपकरण हैं उनमें सिल्वर का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। चलो अगली विशेषता देखते हैं हम। संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता होती है। देखिए आप जनरली देखेंगे तो आवर्त सारणी के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी 11th में कि आवर्त में तो गुण धीरे धीरे बढ़ते हैं और वर्ग में एक जैसे गुण वाले रखे गए हैं। सारे वर्ग में एक जैसे गुण वाले रखेंगे। जैसे एस ब्लॉक के तत्व पहला वर्ग है हीन अर्ज कर एक्सीरन, ये 18 वर्ग है। पहला वर्ग है ह लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इन सभी के गुण एक जैसे हैं। ये सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा ऐसा होता है। संक्रमण तत्वों में थोड़ा सा अलग चमत्कार है भैया। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर शनै शनै गुण बढ़ने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लगभग सबके पूरी की पूरी श्रेणी वालों के गुण लगभग समान होते हैं। हटकर कैरेक्टर है। संक्रमण श्रेणी में तत्वों के गुणों में समानता होती है। मैंने लिख भी रखा है, आवर्त सारणी में सामान्यतः वर्ग के तत्वों में समानता होती है, परंतु संक्रमण तत्वों में इसकी विपरीत क्षैतिज समानता होती है आवर्त में। ठीक, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये तत्व सामान्यतः एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इसको बोलते हैं हम परिवर्तनशील संयोजकता। आप देखेंगे जैसे कि एस ब्लॉक के तत्व हैं तो वर्ग 1 वाले +1 ही करते हैं, वर्ग 2 वाले +2 ही करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये विशेषता होती है क्योंकि इनमें 3D और 4s कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है और इस अंतर के कारण, ये बहुत कम अंतर होने के कारण ये आसानी से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए हमको बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है, जैसे Cu+, Cu+2, Cu+, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Mn+4, Mn+7। मैग्नीज की तो 7 तक होती है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 मैग्नीज की इतनी सारी होती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो हम आगे देखेंगे। यहाँ हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर आप एक जनरल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऊपर की मोटे मोटे रूप में इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तत्व उत्प्रेरकी गुण कैटालिटिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। आपने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी देखी होगी जिनमें रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए उनमें उत्प्रेरक मिलाया जाता है। उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। जो अभिक्रिया 1 घंटे में हो रही थी वो कुछ मिनटों में हो जाती है ना। तो अभिक्रिया आसानी से होती है, तेज गति से होती है, ये उत्प्रेरक की विशेषता है और वो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक के रूप में जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलते हैं। जैसे वनस्पति तेल को अगर वनस्पति घी में बदला जाए, हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा उसका, तो यहाँ पर उत्प्रेरक निकल उपयोग में लिया जाता है। ये निकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं वो हम आगे देखेंगे कि इनमें परिवर्तनशील संयोजकता होती है, वो बहुत सारे रीज़न है। वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपन आगे देखेंगे क्यों होते हैं वो, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। मोटे मोटे रूप में आप ये जान लो कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी इनमें उत्प्रेरकी गुण होता है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज़ और है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। आपने लेसन 9 देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें देखो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, जिंक है, सारे क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे। कॉपर है। तो ये जितने भी, जैसे देख लो मैंने जो एग्जांपल भी दिए, तो ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, निकल है, इसमें कॉपर है, इसमें आयरन है,
ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें संकुल आयन बनाने, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये लिगेंड को वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। आप देखना ज़्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर का होता है, निकल क्लोराइड ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, ये डार्क ग्रीन और ये लाइट ग्रीन। FeCl3 ब्राउन कलर का होता है, फेरिक क्लोराइड। तो ये ज़्यादातर कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में DD संक्रमण, DD ट्रांजिशन, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम ये इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। हम ये अभी तथ्य देख रहे हैं, क्यों बनाते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक, अब रंगीन यौगिक बनाते हैं मतलब इनका गुण क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी। रंगीन यौगिक क्यों बना रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ पर अनुचुंबकीय गुण क्यों शो करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और नीचे मैंने लिख भी रखा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। इनको कहते हैं इंग्लिश में इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, देखो मेटल जो होता है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में कि मेटल में एक जैसे एटम्स होते हैं, और ये एक जैसे एटम्स क्या होते हैं, निबिड़ संकुलित होते हैं। एक स्पेशल शेप में ये एक दूसरे में जमे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, है ना, क्लोज पैक्ड होते हैं। क्लोज पैक्ड होने के बाद इनमें रिक्त स्थान रह जाता है, कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। उस स्पेस के अंदर छोटे छोटे आकार के नॉन मेटल एटम्स समा जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम अंतराकाशीय यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है रिक्त स्थान में छोटे आकार के अधातु परमाणु समा जाने के कारण। चलो भैया नेक्स्ट, ये कई प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं। तो मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संक्रमण धातुओं के गुण लगभग एक समान होता है। त्रिज्या इनकी, आकार इनका आयनन एंथैल्पी वगैरह सब इनका कैरेक्टर लगभग सेम होता है। और सेम होने के कारण इनमें जो क्लोज पैकिंग की जो कंडीशन रहती है वो भी सेम रहती है, इसलिए इजीली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिश्र धातु यानी एलॉयज बनाते हैं, है ना। बहुत सारे मिश्र धातु वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल जरूर दिया है मैंने पीतल का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ऐसे बहुत सारे हैं, टीन बनता है, रांगा बनता है, कांसा बनता है, और लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक और पथनांक वाले मेटल्स हैं। तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर के हैं, मेटल्स होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। और मेटल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होती है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायनों का संग्रह, है ना, यही मेटल है। अगर आपको कोई मिनिमम वर्ड्स में अगर कोई पूछे कि मेटल क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मेटल, तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायनों का संग्रह ही मेटल है। इसीलिए मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चलायमान रहते हैं, इसलिए उनमें चमक होती है, चमकते हैं वो दूर से फ्लैश मारते हैं। दूसरा है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तीसरा है बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। नेक्स्ट है इनकी MP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये मेटल का कैरेक्टर है, ठीक है ना। डक्टाइल होते हैं, इनको खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इनको पीट कर चद्दरें बनाई जा सकती हैं। ये मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दी। तो आज के इस टॉपिक में हमने कुल मिलाकर के डी ब्लॉक जो चैप्टर की जो शुरुआत की है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसमें हम इस चैप्टर में आगे कौन कौन से कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं उनकी ऊपरी जानकारी, मोटी मोटी जानकारी हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट की है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण श्रेणी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। धन्यवाद।